अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पर आप सबको खुश आमदीद। हमने निम्रा अहमद का नावल माला शुरू किया हुआ था। एपिसोड 5 का पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने पार्ट 3 स्टार्ट करना है। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लें ताकि आप हमारी फुल ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहें। तो चलिए अपनी आज की एपिसोड शुरू करते हैं। इस नीम तारीख कमरे में मौजूद आमिल ने आज भी वैसे ही चौकड़ी मार रखी थी और उसके हाथ कागज के एक पर्चे पे चंद हरूफ लिख रहे थे। जाफरानी रोशनाई में कलम डुबो डुबो के लिखे जाने वाले अल्फाज उसके मौकिलों को अपनी तरफ खींच रहे थे। उसके झुके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसको इशारा मिल चुका था। अमल असर करने लगा था और सैकड़ों मील दूर अपने कमरे में सोई कशमाला मुबीन की नींद एकदम से टूटी, लेकिन आंख नहीं खुली। उसने आंख खोलनी चाही, लेकिन पलकें बारी थी, खुलती नहीं थी। उसने जिस्म हिलाना चाहा, लेकिन सीने पे बोझ था, जैसे कोई सीने पे बैठा हो। उसकी जुबान हिलने से इनकारी थी। उसने लब खोलने चाहे, लेकिन वो हिलते नहीं थे। उसने दिल ही दिल में पढ़ने की कोशिश की, ला इलाहा इल्ला, लेकिन आयतुल कुर्सी के पहले अल्फाज नहीं पढ़े जा रहे थे। कोई धीरे धीरे उसका कंबल खींच रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा खींचता, फिर रुक जाता, तंग करने का सा अंदाज। दरवाजा चिरचिराने की आवाज भी आई, जैसे कोई अंदर आया है। बेड के किनारे पे बोझ बढ़ा, जैसे कोई साथ बैठा है। वो साकित लेटी रही, आंखें बंद थी, लेकिन वो जानती थी कि कोई कमरे में है। कोई है जो जानबूझ के आवाजें निकाल के उसे तंग कर रहा है। वो इसे डराना चाह रहा है। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर था। उसने फिर से पढ़ना चाहा, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। यकदम जुबान का ताला खुल गया। वो बिना आवाज के आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। एकदम सीने से बोझ हटा। जहन किसी तारीख समुंदर में डूब के बाहर निकला। कशमाला ने चौंक के आंखें खोली और झटके से उठ बैठी। अब हर तरफ सकूत था। माँ साथ खामोशी से सो रही थी। दरवाजा भी बंद था, मुक्कफिल, वैसे ही जैसे वो बंद करके सोई थी। वो घबरा के बिस्तर से नीचे उतरी और लाइट जलाई। उसका सांस तेज चल रहा था और दिल ऐसी बुरी तरह से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। वो बार बार घबराहट से आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। कोई था वहां। कैफ बाहर गार्ड ड्यूटी पे होगा। वो उससे पूछेगी कि यकदम वो बिल्कुल साकित हो गई। कैफ? कहाँ से आया कैफ? कैफ तो उसे छोड़ के जा चुका था। वो वही बेड पे पैर ऊपर करके बैठ गई और अपने गिर्द बाजू लपेट के खुद को जैसे गले से लगा लिया। एकदम से आंखों से आंसू बहने लग गए। इतने दिन बाद इतना शदीद स्लीप पैरालिसिस हुआ था। इतने दिन बाद इतना डर लगा था। क्या वो अब कभी बत्ती बुझा के नहीं सो सकेगी? उसने भीगी आंखों से इतराफ में देखा और कर्ब से आंखें बंद की। एकदम जहन में झमाका हुआ। माला ने आंखें खोली और हैरत से सोचा, बल्कि याद करना चाहा, अभी वो ख्वाब में क्या देख रही थी। सीने पे दबाव बढ़ने से पहले वो क्या देख रही थी। उसने आंखें बंद करके याद करना चाहा। अगर अभी याद ना किया तो वो नहीं याद कर सकेगी। ख्वाब देर होने पे भूल जाते हैं। उसने देखा था कि एक तारीख सा कमरा है जिसमें रोशनी कम है और कमरे के वस्त में एक हंडिया रखी है। एक स्याह चुगे वाला आदमी इस हंडिया के साथ बैठा है। उसके हाथ स्याह हैं और सर पे नारंगी रुमाल लपेटे हुए है। सर झुकाए वो कागज पे तावीज लिख रहा है। उसके सामने माला और ज़ियाद की तस्वीर रखी है। एकदम वो ज़ियाद के चेहरे पे खून डालने लगता है, कतरा कतरा सुर्ख खून। वो एकदम से वो जादूगर चेहरा उठा के माला को देखता है, सीधा उसकी आंखों में, जैसे वो सामने बैठी हो, और वो मुस्कुराता है। उसकी आंखें स्याह हैं और नारंगी रुमाल से निकलते उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं। उसके चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी भी है, छोटी सी दाढ़ी, और इसने नारंगी रुमाल के नीचे जालीदार टोपी पहन रखी है, जैसी मोईद मस्जिद पहन के जाता है। वो आदमी कौन था? उसका चेहरा उसने जिंदगी में पहली दफा देखा था। बूढ़ा आदमी जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे। वो चेहरा उसे याद रह गया। गो के वो अजनबी था, लेकिन वो उस चेहरे को भरे मजमे में शनाख्त कर सकती थी। अलबत्ता अजीब बात यह थी
کہ خواب میں اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے بہت اچھی طرح سے۔ ایک شناسا سا احساس تھا اس شخص کے چہرے میں۔ کیا اس کی شکل کسی سے ملتی تھی؟ وہ جو بھی تھا، اس کے پاس مالا اور زیاد کی تصویر تھی۔ کیا وہ مالا اور زیاد کے رشتے پہ جادو کرنا چاہتا تھا؟ کیا کوئی نہیں چاہتا کہ ان کا رشتہ بنے؟ لیکن ابھی تو رشتہ بنا ہی نہیں تھا۔ اف میرے اللہ، میرے پیچھے کون پڑا ہے؟ اس نے موبائل اٹھایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ساری بتیاں جلا دی۔ اب کچھ ڈر کم ہوا تو ماہی کو ویڈیو کال ملائی۔ ماہی کے ہاں دوپہر تھی۔ وہ اپنے لانگ روم میں لمبی لیٹی مالا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میں ساری زندگی بات نہیں کروں گی اس سے، وہ بھیگی آنکھوں سے بڑبڑا رہی تھی۔ سامنے کچن کاؤنٹر پہ لیپ ٹاپ رکھے اونچے سٹول پہ بیٹھ کے کام کرتے عباد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ابھی اس کی کال آئی تو تم نے سب بھلا دینا ہے۔ ماہی کے غصے کو ہلکا مت لو، اچھا؟ وہ وقتاً غصے میں بولی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تو ماہی نے تیزی سے میز پہ رکھا فون اٹھایا۔ مالا کا نام دیکھتے ہی جلدی سے اٹھ کے بیٹھی اور کال ریسیو کی۔ سوری مالا، میں بہت غلط بول گئی۔ وہ مالا کا چہرہ دیکھتے ہی روحانسی ہو کے بولی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوری ماہی، میں نے بھی غلط ری ایکٹ کیا۔ مالا اداس لگتی تھی۔ اس کے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے اور سبز آنکھیں بے چین سی تھی۔ عباہت نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ میں اس سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی، زیر لب ماہی کی نقل اتاری۔ ماہی نے چہرہ اٹھا کے اسے ہفکی سے دیکھا۔ بہنوں کے درمیان نہ بولو، اچھا؟ پھر وہ مالا کی طرف متوجہ ہوئی اور گیلے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ اور سناؤ، کیسی ہو؟ بہنوں کی ناراضگی ایسی ہی ہوتی ہے، کوئی ایک بات کر لے تو سارے گلے شکوے بھول جاتے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا، تمہارے ہاں تو رات ہوگی، کیا ہوا؟ مجھے بہت برا سلیپ پیرالسس ہوا ہے اور ایک خواب بھی آیا ہے۔ چونکہ وہ ایک برا خواب نہیں تھا بلکہ آگاہی دینے والا خواب تھا، اس لیے وہ ماہی کو سنائے گی۔ میں اس آدمی کو پہچانتی تھی خواب میں، جیسے اس کی شکل کسی سے ملتی ہے، کچھ شناسا سا تھا۔ اف ماہی، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ماہی نے غور سے اسے دیکھا۔ اب تمہیں یقین آیا مالا کہ یہ سب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جادو اور جنات کا ہاتھ ہے؟ مالا نے تکان سے اسے دیکھا اور کندھے اچکائے۔ شاید تم ابھی بھی شاید کہہ رہی ہو لڑکی، ہوش کرو، کوئی ہے جو ہم پہ جادو کر رہا ہے۔ یقیناً کبیرہ تائی نے کوئی عامل ہائر کیا ہوگا۔ ہمیں کنفرم تھوڑی ہے کہ یہ کبیرہ ہی ہے۔ وہی ہے، میں بتا رہی ہوں مالا، یہ وہی ہیں، ماں کی سب سے بڑی دشمن۔ ماہی تیز تیز کہہ رہی تھی۔ ہمیں ماں کا مزید خیال کرنا ہوگا، صبح شام رقیہ پڑھنی ہوگی، ماں پہ مسلسل دم کرنا ہوگا، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مالا نے سر ہلا دیا۔ میں ماں کے ساتھ ہوں، وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بڑبڑا کے جیسے خود کو تسلی دی۔ ویسے مالا، ہماری لڑائی اس کمبخت ماہر فرید کی وجہ سے ہوئی ہے۔ خود تو فارغ ہے، تمہارا تعاقب کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں، ہمیں بھی ٹینشن میں ڈال دیا۔ فارغ تو ہے، لیکن باتیں کیسی بڑی بڑی کرتا ہے، وہ یاد کر کے بتانے لگی۔ رات کے 3 بجے کیف کی باتیں یاد کرنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ انسان پیسے سے نہیں جیت سکتا، بزنس کرنے کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہیے ہوتا ہے۔ سر جھٹکا۔ اسے کیا معلوم بزنس کی سٹرگل کیا ہوتی ہے، اس کے پاس تو باپ کا پیسہ تھا۔ اور کیا کہتا تھا؟ ماہی اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ظہیر کے دھوکہ دینے پر اتنی ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی جتنی کیف کی وجہ سے لگ رہی تھی۔ اسے صبح صبح گولڈ، کرنسی، اسٹاک مارکیٹ سب کے ریٹس معلوم ہوتے تھے۔ وہ اس کے لہجے میں بتانے لگی، میں کیف ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے۔ اور اسے یاد آیا، میں وقت اور پیسہ وہاں ضائع نہیں کرتا جہاں مجھے منافع کی امید نہ ہو۔ یہ تو کسی فلم کا ڈائلاگ ہے شاید۔ ماہی کو یہ بات شناسا لگی۔ وہ قدرے حیران ہوئی، پھر کچھ سوچ کے ہنسی آئی۔ اتنا امیر تھا وہ، بخت بھی اور سلیم کے ساتھ گزارا کیسے کیا ہوگا؟ البتہ مالا نہیں ہنسی، وہ اداس تھی۔ اسی لیے وہ ہمارے گھر نہیں رہتا تھا، یہاں صرف ہم پر نظر رکھنے آتا تھا۔ اس کے سٹینڈرڈ اونچے تھے، وہ ہمارے گھر سے کچھ نہیں کھاتا تھا، صرف کافی پیتا تھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ اس نے خطائی بھی نہیں کھائی تھی کیونکہ وہ بیکری آئٹمز نہیں کھاتا تھا، وہ اکثر سیاہ اور سفید پہنتا تھا۔ ماہی نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔
मुझे एक आर्किटेक्ट ने बताया था कि जो आर्किटेक्ट्स अपने काम से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ स्याह और सफ़ेद पहनते हैं, हालांकि मैं तो सारे कलर्स पहनती हूँ। शुक्र है तुमने याद करवा दिया कि तुम भी एक आर्किटेक्ट हो, हम तो भूल गए थे। दूर बैठे काम करते इबाद ने लुकमा दिया। माही ने उसे नज़रअंदाज किया और बात जारी रखी। सुनो माला, इबाद का ख्याल है कि तुम्हें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये पाकिस्तान है माही, यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती, सिर्फ बदनामी होगी हमारी। फिर उसने सर झटका। वो एक फ्रॉड था और शुक्र है वो मेरी जिंदगी से निकल गया। फिर ख्याल आया तो तेजी से बोली, माही सोचना भी मत कि तुम उसे कांटेक्ट करोगी, ना ही तुम उसे इंटरनेट पे सर्च करोगी, और ना वरना मैं नाराज होंगी। नहीं करूंगी, पक्का वादा, माही ने मुस्कुरा के कहा। मुझे वैसे ही सारे इबाद को देख के जल्दी से तस्की की। अक्सर अमीर लोग बुरे लगते हैं। तुम सोचो भी नहीं कि मैं इस कमबख्त, घटिया, धोखेबाज माहिर फरीद से कभी बात करूंगी। उसने मुस्कुरा के अपनी बहन को यकीन दिलाया था। माला उदासी से मुस्कुरा दी। फिर वो ऊपर अपने स्टूडियो में चली आई। वहाँ एक दराज में उसने कैफ जमाल से मुंसलिक चीज़ें रखी हुई थी। उसके कागजात, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, CV, सब कुछ जाली था। उसने सब जमा करके टेबल पे रखा और वहीं बैठ के बस उस सब को देखी गई। मलाल, अफसोस इस शख्स की वजह से इतनी कड़वी हो गई कि अपनी बहन से लड़ बैठी। ऐसा नहीं था कि माही और उसकी लड़ाई नहीं होती थी। टीनेज तक हफ्ते में 2 लड़ाइयाँ लाजमन हो जाती थी, लेकिन जब से माही की शादी हुई थी उनकी एक लड़ाई 2 माह में एक दफ़ा होती थी। फासले की वजह से लड़ाइयों में कहीं कहीं माँ का गैबा आने लगा। बहन भाइयों की लड़ाइयाँ इस दुनिया की सबसे नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये लड़ाइयाँ किसी तीसरे की वजह से नहीं होती। इसे क्या होता जा रहा था। फजर के बाद वो अपने कमरे में आई तो माँ उठी बैठी थी। वक्त भी साथ बैठी उनके बालों की चोटी बना रही थी। आप कब जागी? वो फिक्रमंदी से कहती उनके करीब आई और उनका हाथ थाम के उनके साथ बैठी। कितने दिन से वो उनको तवज्जो नहीं दे रही थी, सिर्फ कैफ की वजह से। माँ ने अपनी झुर्रियों ज़्यादा भूरी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराई। फिर उसके हाथ पे अपना बूढ़ा हाथ रखा। तुम ऊपर स्टूडियो में थी, यकीनन काम कर रही होगी। इतना कीमती काम है तुम्हारा, मेरी वजह तुम काम भी नहीं कर सकती, वो मलाल से कह रही थी। वो वहीं सुन बैठी रह गई। माँ ने उसके काम को कीमती कहा था। कितने बरसों से वो ये बात सुनना चाहती थी और क्या कीमत अदा की थी इस बात की। माँ, उसकी आंखें भीगने लगी। माला, मैं तो अब ठीक हूँ, फिर तुम क्यों? वो हिचकिचाई, जैसे अल्फाज तलाश किए। बेटे, तुम अपने आप को बहुत मेहनत से इस मकाम तक लाई थी। तुमने बहुत लगन से अपनी जिंदगी तामीर की थी। तुम वापस क्यों बदल रही हो? उन्होंने एक हाथ से उसके बालों को छुआ जो उलझे हुए से जुड़े में बंधे थे। तुम इतने बरसों की मेहनत को कैसे जाया कर सकती हो? और ये वो लम्हा था जब कशमाला किसी ख्वाब से जागी। बस एक लम्हे में दुख, डिप्रेशन के मरहले से निकल के कबूलियत की स्टेज में दाखिल हो गया। बस एक लम्हे में उसने कबूल कर लिया कि कैफ उसकी जिंदगी से जा चुका था। मैं वापस नहीं बदलूंगी माँ, उसने मुस्कुरा के उनका हाथ थामा। मैं कशमाला हूँ, मैं किसी की वजह से भी अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं आज से काम पे वापस जाऊंगी, ओके? मुस्कुरा के नम आंखों से उन्हें यकीन दिलाया। माँ भी नरमी से मुस्कुरा दी। वक्त भी प्यार से उनके बालों में ब्रश फेर रही थी। उनके बाल आज भी बहुत ज़्यादा गिरे थे। शायद गर्म दवाओं का असर था, शायद। दफतन फ़ोन की घंटी बजी तो उसने चौंक के मोबाइल स्क्रीन देखी। अम्मी और मैं कुछ देर पहले ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। ज़ियाद का मैसेज वहां जगमगा रहा था। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में उनके एक रिश्तेदार की वफ़ात हो गई थी। यकीनन इस वजह से उनका आनन फानन आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि मैं और आप एक दफ़ा मिल के बात कर लें। श्योर, आज ही मिलते हैं। उसकी उंगलियां मैकेनिकी अंदाज में जवाब लिखने लगी। वो कशमाला थी, एक नरम हो और मेहरबान लड़की। वो कैफ की नफरत में खुद को जहर आलूद नहीं होने देगी। वो कैफ को भुला के अपनी ज़िंदगी में वापस जाएगी। वो एक बुरा ख्वाब था जो ख़त्म हो चुका था। उसे ज़ियाद के रिश्ते के मुतालिक सोचना था, काम पे फोकस करना था, माँ को तवज्जो देनी थी। उसकी ज़िंदगी में और भी गम थे कैफ के सिवा। बतौर आर्टिस्ट आपको रंग क्यों अच्छे लगते हैं? माला आईने के सामने खड़ी थी। गीले कंडीशन बाल शानों पे
बिखरे थे और वो नरमी से उनको ब्रश कर रही थी। चेहरा दाएं बाएं घुमा के देखा, एक दाना भी ना था। आज भी लाहिर वो फ्रेश लग रही थी, क्योंकि रंगों की एक अपनी जुबान होती है, हर रंग बात करता है। माहिर स्याह पैंट और सफेद शर्ट में मलबूस आईने के सामने खड़ा अपनी टाई की नॉट बांध रहा था। बाल जेल से पीछे को ब्रश किए गए थे और हल्की हल्की शेव मौजूद थी। टाई बांध के उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। 15 जुलाई। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? माला अलमारी के सामने खड़ी हैंगर से आवेजा किए कपड़े देख रही थी। चंद हैंगर्स आगे पीछे किए और फिर एक जोड़ा निकाला। सफेद लंबी कमीज और ट्राउजर के साथ ऑर्गेन्जा का सुर्ख दुपट्टा। सुर्ख। माहिर ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला तो निफासत से ऑर्गेनाइज किए कफलिंग्स और घड़ियां सामने थी। उसने KF वाले कफलिंग्स निकाले और मध्यम मुस्कुराहट के साथ उन्हें पहनने लगा, गुड लुक के लिए। सुर्ख। क्यों? वो आईने के सामने खड़ी सफेद पत्थर वाले टॉप्स पहन रही थी। लंबे बाल अब खुश करके सेट कर दिए थे और सफेद लिबास के साथ सुर्ख दुपट्टा कंधे पे पिन अप कर दिया था। उसका चेहरा पुरसुकून था, क्योंकि सुर्ख रंग गुफ्तगू करता है। कैफ के कॉन्फ्रेंस रूम में आज मेजें मुख्तलिफ तरीके से लगाई गई थी। खिड़की के साथ रखी एक ऊंची मेज पे बड़ा सा 3D मॉडल रखा था। एक सुर्ख रंग की मुस्ततील इमारत का सुर्ख खोल हमवार न था, बल्कि वो टुकड़ों की सूरत में सुर्ख फाइबर ग्लास से बनाया गया था और हर टुकड़े में सुर्ख का एक मुख्तलिफ शेड था, कहीं नारंगी जैसा, कहीं अनार जैसा। ऊपर लगी मसनूई रोशनियां हरकत कर रही थी, जिनके बाइस वो झिलमिलाते हुए सुर्ख शीशों वाली इमारत लगती थी। और क्या कहता है सुर्ख रंग? कैफ के आर्किटेक्ट्स अपने कतरी मेहमानों को वो मॉडल दिखा रहे थे। बास ने आंखों पे आर्टिफिशियल रियलिटी वाले चश्मे भी चढ़ा रखे थे, जिनके बाइस वो खुद को इमारत के अंदर महसूस कर रहे थे। स्याह सूट में मलबूस माहिर फरीद खामोशी से एक मौमर कतरी आदमी के चेहरे का जायजा ले रहा था, जो मुस्कुरा के उनकी प्रेजेंटेशन को देख रहा था। फैसला उसके हाथ में था। सुर्ख कहता है कि मुझे याद रखो। माला ने अलमारी खोली और झुक के जूतों वाला खाना देखा, जहाँ कितार में जूते लगे थे। 2 सुर्ख जूते एक साथ रखे थे, सुर्ख फ्लैट जूते और सुर्ख हाई हील्स। उसने मुस्कुरा के हाई हील्स निकाली। ये रंग तवज्जो खींचता है, ये तारीख में लिखा जाता है। तवील कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द तमाम अफराद बैठे खामोशी से सुन रहे थे। अब मॉडल वस्त में रखा था। एक तरफ बड़ी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन चल रही थी। माहिर फरीद हाथ हिलाते हुए चलती स्लाइड्स की वजाहत कर रहा था। बार बार उसकी नजरें मोमर कतरी की तरफ उठती। उसका मुस्कुराता चेहरा बेतासुर था। रेड राइडिंग हुड का चुगा किसी और रंग का होता तो याद ना रहता। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो कॉफी के रोस्ट हुए दानों की खुशबू नथनों से टकराई। वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखती लकड़ी के जीने तक चली आई। सफेद बैग कोहनी से लटका था, सुर्ख दुपट्टा कंधे पे सेट था, गर्दन में डायमंड का नन्हा सा लॉकेट था। वो एतमाद से सुर्ख हील्स के साथ लकड़ी के जीने पे चढ़ने लगी। रेड शूज वाली फेरी टेल में लड़की के जूते स्याह होते तो भूल जाती, लेकिन उनकी रंगत की सुर्खी ने उन्हें याद रख पाया। माहिर रिमोट के बटन दबाता स्लाइड्स बदल रहा था। तवील मेज पे बैठे अफराद उसे सुन रहे थे। जारीना और दूसरे आर्किटेक्ट्स दरमियान में चंद बातों का इजाफा करते थे। मोमर कतरी उसी मुस्कुराहट के साथ सर हिला रहा था। सुर्ख खून का रंग है और आग का भी। टांग पे टांग जमाए बैठी जारीना ने माहिर की निगाहों के ताकुब में कॉन्फ्रेंस टेबल के एक दहाने पे बैठे बूढ़ी कतरे को देखा और फिर दूसरे दहाने पे खड़े अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए माहिर को। वो माहौल का तनाव महसूस कर सकती थी। जब आप सुर्ख पहनते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपका जिक्र किया जाता है। ज़ियाद सुल्तान खिड़की के साथ एक मेज पे बैठा था। उसे देखते ही मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। एक नज़र उस पर डाली। वो मुस्कुरा के एतमाद से चलती उसकी तरफ आ रही थी। मगर बहुत से लोग सुर्ख से गैर आरामदेह भी होते हैं। वो कहते हैं कि सुर्ख टू मच है। मोमर कतरी मुस्कुरा के नोट्स ले रहा था। माहिर अब उसकी सीट में कॉन्फ्रेंस टेबल की सरबराही कुर्सी पे बैठा था। हाथ हिला के अरबी में बात करते हुए वो अपना मुद्दा बयान कर रहा था। उसके तमाम आसाब तने हुए थे।
لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے. لوگوں کے سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. انسان کو وہ رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے. زیاد اور کشمالا ریسٹورنٹ کی ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ویٹر کافی سرو کر رہا تھا. کیف کے کانفرنس روم میں بچھی طویل میز پہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، لیکن سربراہی کرسیاں صرف 2 تھی، ایک دوسرے کی سیدھ میں. ایک پہ ماہر فرید موجود تھا اور وہ سیدھ میں رکھی کرسی پہ بوڑھا قطری. میں اس پروجیکٹ کو کرمزی سرخ کے نام سے پکارتا ہوں. ماہر فرید سربراہی کرسی پہ بیٹھا اپنے بزنس فیس پہ مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا، البتہ اس کے جسم کے تمام اعصاب اس وقت تنے ہوئے تھے. دنیا کے میٹروپولیٹن شہروں میں عمارتوں کو نمایاں بنانے کے لیے انہیں اونچا بنایا جاتا ہے. وہ معمر قطری کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن میرے نزدیک یہ ایستھیٹک آلودگی ہے. ساری اونچی عمارتیں ایک جیسی لگتی ہیں، اس لیے ہم نے پروجیکٹ کرمزی کو بہت اونچا نہیں رکھا. اس کی 3 منزلیں بیسمنٹ میں اور 9 منزلیں زمین سے اوپر ہیں. معمر قطری نے مسکرا کے سر ہلایا اور نوٹ بک میں نوٹ کیا. ہم نے اسے ایک چوکور بلڈنگ کے طور پہ بنایا ہے جس کی چھت برابر نہیں ہے. یعنی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوکور کی 4 لکیریں ہوتی ہیں. ایک لکیر پہ ہم نے 9 فلورز ڈالے ہیں، دوسری پہ 8، ایک پہ 11. بیوٹیفل، معمر قطری نے نوٹس لیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے تاثرات ویسے ہی تھے، سپاٹ. ہم نے عمارت کی تعمیر 4 دیواری سے شروع کی ہے. اس کا کوئی بیرونی لان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کا لان اندر رکھا ہے. سب کی نظریں ماڈل کی طرف اٹھی. وہ چوکور عمارت اندر سے کھوکھلی تھی، یعنی اس کے اندر ایک بڑا سا چوکور احاطہ خالی تھا جس میں سبز گھاس بچھی تھی. اوپر سے اس احاطے کی کوئی چھت نہ تھی. لوگ کارنر یا ٹاپ فلور آفس سورج کی روشنی کے لیے لیتے ہیں. ہم نے درمیانی احاطہ بنا کے عمارت کے ہر آفس کو بھرپور روشنی اور ویو فراہم کیا ہے. کیفے، ریسٹورنٹ سب اسی سبز احاطے کے اندر ہے، جیسے لیگو اسٹرکچر ہو. معمر قطری نے سر ہلا کے سمجھتے ہوئے کہا، وہ چوکور احاطہ بچوں کے کھیلنے والے لیگوز کی طرح تھا. ہمارا کانٹریکٹ یہیں تک تھا. باہر نے ریموٹ کا بٹن دبا کے پریزنٹیشن بند کی اور سنجیدگی سے اپنے بوڑھے کلائنٹ کو دیکھا. آپ نے ہمیں ہائر کیا تھا کانسپٹ اور اسکیل ماڈل کے لیے. آپ اس کے لیے ہمیں پے کر چکے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ دوحہ میں اپنے بینک کی بلڈنگ کو اس ماڈل کے مطابق بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بظاہر سادگی سے پوچھ رہا تھا. انداز میں بے پرواہی تھی، لیکن در حقیقت اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. اگر کیف کو یہ پروجیکٹ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ قاسم ہوتا تو بہت خوش ہوتا. بلاخر معمر قطری نے مسکرا کے کہنا شروع کیا. وہ انگلیوں میں اپنا پین گھما رہا تھا. نظریں ماہر کے کف لنکس پہ جمی تھی. ماہر نے تھوک نگلا. بدک مسکرا کے سر کو ہم دیا. کانفرنس روم میں ایک اداس سی خاموشی چھا گئی. قاسم اور میں نے کئی پروجیکٹ ایک ساتھ کیے تھے، خود تمہارے ساتھ ماہر. اس نے پین والے ہاتھ سے سیدھ میں بیٹھے ماہر کی طرف اشارہ کیا. میں نے ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے، اس لیے آج تمہارا یہ اسٹوڈیو دیکھ کے اطراف میں نگاہیں دوڑائی. مجھے خوشی ہو رہی ہے. قاسم دیکھتا تو زیادہ خوش ہوتا. ماہر نے پھر سے سر کو جنبش دی. بولا کچھ نہیں. یہ ماڈل بہت خوبصورت ہے. کلوجل آرکیٹیکچرل میس. اس نے انگریزی میں تعریف کی. وہ بس اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. قطر کے عربوں کو لمبی توحید کی عادت تھی. پریکٹیکل، اکنامیکل، ممتاز اور نمایاں. استنبول میں یہ عمارت بنی ہوتی تو اس کی قدر دانی کی جاتی. اس نے سانس کا وقفہ لیا اور سر کو پیچھے ٹکایا، ایسے کہ تھوڑی اور آبرو دونوں اٹھی ہوئی تھی. اور قطر میں اس انداز کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، نہیں. اس لمحے ماہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے. اس نے دل میں ایک دعا مانگی، بہت شدت سے. لیکن بوڑھا کھنکارا. یہ سارے لیکن. ماہر نے میز پہ رکھی مٹھی بھینچ لی. چہرہ البتہ بے تاثر اور پروفیشنل رہا. لیکن ماہر، بوڑھے نے شیو کھجائی. یہ سرخ ہے. بالکل، یہ سرخ ہے. ماہر نے اٹھی گردن کے ساتھ سر کو جنبش دی. اور ہم عربوں کو سرخ نہیں پسند. اس نے نفی میں سر ہلایا. دوحہ میں ہم اتنی بڑی عمارات سرخ رنگ میں نہیں بنا سکتے. وہاں ہمیں سرخ رنگ چاہیے ہو تو ہم مونومنٹ بناتے ہیں. سرخ بتیوں کی روشنیاں ڈال کے عمارتوں کو اندر باہر سے سرخ کر دیتے ہیں.
لیکن یہ سرخ بہت زیادہ ہے۔ ہم اسلامک آرکیٹیکچر کو پسند کرتے ہیں، خاکی اور فیروزی رنگ کو۔ خاکی، پین سے فرش کی طرف اشارہ کیا جو زمین کا رنگ ہے، اور فیروزی، پین کو چھت کی طرف بلند کیا جو آسمان کا رنگ ہے۔ ہم ان رنگوں سے نہیں ہٹنا چاہتے۔ پھر وہ آگے کو جھکا اور دونوں کوہنیاں میز پہ رکھ کے بغور ماہر کا چہرہ دیکھا۔ مجھے یہ ماڈل منظور ہے، لیکن یہ رنگ نہیں۔ اس کو خاکی، نیلا یا بھورا بھی کر دو تو میں ابھی اگلا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمام نظریں ماہر کے چہرے کی طرف اٹھی۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے پرانے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ ہمارے کانٹریکٹ میں ایک شک یہ تھی ماہر کہ ہم ماڈل میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کروا کے اس کانٹریکٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ماہر اپنی جگہ سے اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور اپنے چمکتے سیاہ بوٹ سے چلتا ہوا طویل میل کے دوسرے سرے تک آیا، یہاں تک کہ وہ اب بوڑھے کتری کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کتری اٹھ کھڑا ہوا، وہ اس سے قد میں چند انچ چھوٹا تھا۔ ہمارے کانٹریکٹ میں عبدالحمید صاحب ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کیف تبدیلی پہ راضی نہ ہوا تو ہم آپ کے لیے کام کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ تمہیں اپنی ٹیم سے مشورہ کرنا چاہیے اور سوچ کے مجھے ایک ہفتے میں جواب دینا چاہیے، اس نے نرمی سے کہا، لیکن ماہر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زارا اور دوسرے آرکیٹیکٹس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھاما۔ ماہر اس سے گلے ملا اور 3 دفعہ اس کے دائیں رخ کو بوسہ دیا، پھر پورے ادب و احترام سے ان کے وفد کو لیے باہر آیا۔ اس کا ہر انداز کہہ رہا تھا کہ دروازہ اس طرف ہے۔ وہ رخصت ہو گئے اور اس کی ٹیم بجھی سی کانفرنس ہال سے نکل گئی تو وہ اپنے آفس میں چلا آیا، پھر خاموشی سے گلاس وال کے سامنے جا کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا۔ زارینہ اس کے پیچھے اندر آئی اور اس کا چہرہ بھی بجھا ہوا تھا۔ ماہر، ایک رنگ ہی تو تھا، ہم بدل سکتے تھے۔ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے گلاس وال کے ساتھ کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے فیصلے سے متفق ہوں گے، لیکن تم نے رنگ کی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تھوڑی سی لچک دکھا دیتے۔ زارا، وہ آہستہ سے اس کی طرف گھما، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کبھی کسی کتری بوڑھے کے سامنے آئندہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مت بیٹھنا، اٹس آفینسو۔ ماہر، زارا کے ابرو تن گئے۔ انہوں نے انکار میرے بیٹھنے کے طریقے کی وجہ سے نہیں، تمہاری ضد کی وجہ سے کیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا ان کو رنگ کے بارے میں پہلے سے بتا دو۔ وہ سرخ رنگ پہ نہیں مانیں گے، لیکن تم نے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو زارا۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ وہ کف لنکس نوچتے ہوئے اتار رہا تھا۔ زارا چند لمحے بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھے گئی۔ کف لنکس اتار کے وہ میز تک آیا اور دراز کھول کے انہیں اندر ڈالا، پھر ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ چہرہ اٹھایا تو چونکا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا دراز کس نے کھولا ہے شبنم؟ انٹرکام اٹھا کے شبنم کو بلانے لگا تھا جب زارا گہری سانس لے کے بولی، میں نے کھولا تھا، میں ایک فائل ڈھونڈ رہی تھی، اندر ایک ٹوٹا ہوا بسکٹ رکھا تھا، میں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ تم نے دیکھ لیا تو خفا ہوگے۔ کسی سٹاف نے صفائی کے دوران لاپرواہی سے اندر چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اوف زارا، کرب سے آنکھیں میچی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ زارینہ کے ابرو تعجب سے ہی گٹھے ہوئے۔ نہیں۔ اس نے گہری سانس لیا اور جھٹکے سے دراز بند کیا۔ اچھا کیا جو پھینک دیا، میں نے بھی یہی کرنا تھا۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا، کچھ جو ایک کیکٹس کے پودے اور ایک ٹوٹی ہوئی ہتائی سے بڑھ کے تھا۔ وہ چلی گئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اب صرف وہ تھا یا اس کی تنہائی۔ کافی شاپ میں کافی کی محسوس خوشبو پھیلی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پس منظر میں ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ زیاد ہمیشہ کی طرح ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ نیلی پولو شرٹ پہنے، اس کے بال سلیقے سے بنے تھے اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ وہ اسے اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ دھیان سے سن رہی تھی۔ معلوم نہیں انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے کشمالا، وہ آزردہ دکھائی دیتا تھا۔ اب میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، کیسے اپنی ماں کے لیے پریشان ہوتی تھی۔ اسے اپنا خواب یاد آیا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ چیک اپ کروایا؟ وہاں کروایا تھا، اب یہاں سے بھی کروائیں گے۔
डॉक्टर्स का कहना है कि किसी चीज़ का स्ट्रेस है। बज़ाहिर सब ठीक है, लेकिन वो बहुत तकलीफ में लगती हैं, जैसे उसकी आवाज़ मदम हुई। कोई अनदेखी ताकत उन्हें हर्ट कर रही है। कशमाला सुन रह गई। साकित, जामिद, आप अनदेखी चीज़ों पे यकीन करते हैं? पहले नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन से घर में अजीब वाक़यात हो रहे हैं। वो परेशान लगता था। वो बिल्कुल साकित सी सुनेगी। कभी घर से बाहर निकलो तो पानी पड़ा होता है, कभी खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आते हैं। अम्मी को भी चंद हफ्तों से बुरे ख्वाब आ रहे हैं, शायद कोई पीछे पड़ा है। उफ, क्या ये हर घर की कहानी थी? क्या ज़ियाद का भी कोई दुश्मन था, या क्या उन दोनों का दुश्मन एक ही था? आपको क्या लगता है, कोई आपको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे यही नहीं समझ में आता। अम्मी का ख्याल है। वो रुका, आवाज़ धीमी हुई। कोई हमारा रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए ये कर रहा है। इससे पहले ये सब नहीं होता था। वो रुका और गहरी सांस लेकर तस्की की। काफ़ी अरसे से ये नहीं हुआ था। पहले कब हुआ? वो चौंकी। जब सबरीना की डेथ हुई, मेरी मंगेतर की। इन दिनों ये वाक़यात होने लगे थे। उससे पहले मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन तब ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो पैरानॉर्मल था। क्या कोई ये चाहता था कि आपकी शादी ना हो? वो चौंक गई। अम्मी को ऐसा ही लगता है। उसने शाने उचका दिए। चंद लम्हे के लिए मेज पे खामोशी छा गई। मेरी अम्मी ने एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है कशमाला। सबरीना से मंगनी के बाद हमें लगा कि फाइनली मैं उनको एक खुशी देने जा रहा हूँ। उसने कॉफी का घूंट भरने के लिए कप उठाया, लेकिन उसकी डेथ के बाद अम्मी बहुत गमगीन रहने लगी थी। ये तो आपकी वजह से वो बिलाहिर जिंदगी की तरफ लौट कर आई हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई। ज़ियाद ने बात मुकम्मल की, और शायद मैं भी। फिर वो खनकारा, आपने क्या सोचा? सोच रही हूँ अभी। वो गहरी सांस लेकर पीछे हुई, जिससे कोई फैसला ना कर पा रही हो। क्या आप अपनी मंगेतर की मौत के गम से निकल आए हैं? किसी अपने की मौत का ट्रॉमा बहुत शदीद होता है। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन मैंने ये जान लिया है कि जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने दूंगा, मैं हील नहीं करूंगा। आपको लगता है मोहब्बत इंसान को हील कर सकती है? वो मुस्कुराया और इसी नरमी से कहने लगा, मोहब्बत ही तो इंसान को हील करती है। मोहब्बत सबसे बड़ा मरहम है। जब मोहब्बत दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे अंदर आने देना चाहिए, क्योंकि वही हमें तंदुरुस्त कर सकती है। वो कितना अच्छा बोलता था, कितनी खूबसूरत बातें करता था। वो मुस्कुरा के उससे देखेगी। बहुत दिन बाद दिल पे बड़े बोझ हटने लगे थे। क्या आप मोहब्बत को अपनी जिंदगी में दाखिल होने देंगी? कशमाला ने चेहरा झुका दिया और अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी। हमें पहले एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए, वो सोच सोच के कहने लगी। मसलन एक दूसरे को अपने बारे में बताना चाहिए, जैसे हमारी जिंदगी में तरजीहात क्या हैं। मैं सुन रहा हूँ। वो नरमी से मुस्कुराते हुए उसे सुनने लगा। मुझे देख के आपको लगता है कि मैं कैसी हूँ? ज़ियाद ने मुस्कुरा के एक नज़र उसे देखा, फिर उसके बैग को, फिर निगाह झुका के उसकी हाई हील्स को। आप हाई मेंटेनेंस है। कशमाला हल्का सा हंस दी। कानों में पहने डायमंड चमक उठे। मैं हाई मेंटेनेंस हूँ? बिल्कुल, लेकिन मैंने ये ज़िंदगी अपने लिए खुद तामीर की है। ये लाइफस्टाइल, ये खुद पे पैसे खर्च करना, ये सब मैंने बहुत मेहनत से किया है। चाहे बैग्स हो, कपड़े हो या हाई हील्स, ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। हालांकि आप दराज कद हैं, आपको हाई हील्स की ज़रूरत नहीं है। वो हैरान हुआ। माला चंद लम्हे उसे देखती रही। वो उसे इन हाई हील्स का मतलब नहीं समझा सकती थी। वो किसी ऐसे शख्स को उन हाई हील्स का मतलब नहीं समझा सकती थी जिसने 5 बरस पहले की कशमाला को ना देखा हो। मैं आपको नहीं समझा सकती कि मेरे लिए हाई हील्स मेरे अपने पैसे से खरीदी ज्वेलरी और मेरे पौधे कितने अहम हैं। मैं सतही नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को बहुत बना सवार के रखती हूँ। अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को ऐसे ही कबूल करना होगा। कशमाला, क्या आपके लिए ये चीज़ें अहम हैं? क्योंकि मेरे लिए इंसान और रिश्ते अहम हैं। वो उलझ सा गया। मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं समझा सकती। मेरे लिए रिश्ते बहुत अहम हैं, लेकिन इतना ही अहम मेरे लिए मेरा काम है। मेरी ज़िंदगी अपने काम के बगैर अधूरी है। मैं काम किए बगैर नहीं रह सकती। मुझे कोई मीडियोकर लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मैं अपने घरेलू औरत बन के सुबह से शाम तक घर की सफाई करती रहूं।
मुझे ज़िंदगी में कोई मकसद चाहिए। क्या आप ऐसी वर्किंग वुमन से शादी करना चाहते हैं जो अपने काम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे? वो कोई 20 साल की लड़की नहीं थी जो सोचे समझे बिना एक ताल्लुक में चली जाती। वो 28 वर्ष की थी। उसे अपनी तरजीहात और ज़रूरियात पहले दिन से बयान करनी थी। ये 21वीं सदी है। वो मुस्कुरा दिया। औरत के काम पे किसे एतराज़ हो सकता है? आप जो करना चाहें आप कर सकती हैं। ना कमाना चाहें तब भी मैं अच्छा कमा लेता हूँ। काम करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं अकेला रहता हूँ। अगर आप मुझसे शादी करती हैं तो आपको ना ससुराल की खिदमत करनी होगी, ना ही मैं किसी काम का बोझ आप पे डालूंगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो बीवी को किचन तक महदूद कर देते हैं। मेरी माँ के घर में भी हेल्पर्स हैं। मैं आपको भी रखवा दूंगा। घर के काम औरत को करने चाहिए, लेकिन अगर आप साथ अपना काम भी करती हैं तो आप दो जगह एनर्जी नहीं लगा सकती। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। बाय द वे, आपका असिस्टेंट कहाँ गया? ज़ियाद को अचानक याद आया। उसके चेहरे से साया सा गुजरा। उसको मैंने जॉब से फारिग कर दिया। आपकी बात दुरुस्त थी। वो कुछ नाकाबिले एतबार सा था। खैर, आप अपने बारे में बताएं। उसने ज़ियाद के तबसरे से पहले बात पलट दी। मैं एक सादा इंसान हूँ, वो साफ कोई से कहने लगा। मैं झूठ को नापसंद करता हूँ। जो हूँ वही नजर आता हूँ। मुझे सच्ची और खरी बात पसंद है। मुझे बैक चैनल से काम करना नहीं पसंद। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैं वही कपड़े पहनता हूँ जो अफोर्ड कर सकूँ। जो बात दिल में हो वही ज़ुबान पे होती है। मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं गलत मशवरा ना देता हूँ ना सुनता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ही औरत आई थी और वो थी सबरीना। लेकिन मैं अगर नए ताल्लुक में जाऊँगा तो किसी बददियानती के साथ नहीं जाऊँगा, बल्कि अपने दिल को मुकम्मल खाली करके नया रिश्ता बनाऊँगा, पूरी नेक नियति के साथ। वो दुरुस्त कह रहा था। उसने आज तक कशमाला से झूठ नहीं बोला था। वो इतनी नाजुक नहीं थी कि किसी की सच्ची बात बर्दाश्त ना कर सके। हामियाँ हर एक में होती हैं। ज़ियाद में अपनी तमाम खूबियों के साथ एक यही हामी थी कि वो कुछ ज़्यादा ही खरी बात करता था। ये ज़िंदगी थी, फिल्म नहीं। यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, और वो ज़ियाद की इस आदत के साथ समझौता कर सकती थी। मैं भी आपको कोई हतमी जवाब नहीं दे रही, लेकिन आपने पहले ही प्लान कर रखा है कि आंटी के साथ मेरे घर आएंगे तो ज़रूर आए। तब तक मैं फैसला कर चुकी हूँ। बहुत सोच समझ के उसने यही कहा और फिर मुस्कुरा दी। उसकी एक मुस्कुराहट ने बिलाहिर ज़ियाद सुल्तान के दिल में उम्मीद जगा दी। सबरीना की मौत के बाद उसे हैप्पी एंडिंग्स पे भरोसा नहीं रहा था, लेकिन अब बिलाहिर एक उम्मीद बंधी थी। इस रात माहिर के घंटी करने पर फैजी खानम ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो देखा वो कोट हाथ में पकड़े कंधे पे डाले हुए था। शर्ट के कफ मुड़े हुए थे और टाई ढीली थी। खुश आमदीद माहिर बे। फैजी ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए उसका कोट लिया तो माहिर ने बंद मुट्ठी बुलंद की। फैजी ने अपनी हथेली फैलाई। माहिर ने मुट्ठी खोली। केएफ वाले कफलिंग्स फैजी की हथेली पे गिरे। आप ठीक हैं? उन्होंने तशवीश से पूछा। वो बस उदासी से मुस्कुराया और झुक के जूते उतारने लगा। कुछ खाएंगे? वो जराबों से चलता हुआ राहदारी में आगे बढ़ रहा था जब फैजी परेशानी से पीछे आई। उसने नफी में सर हिलाया और कदम कदम चलता आतिशदान की तरफ आया। वहाँ कितार में सजी मोमबत्तियाँ इसकी मुंतजिर थी। एक अपनी जगह से 2 इंच आगे रखी हुई थी। उसने आहिस्ता से उसको पीछे धकेला। अब वो बराबर हो गई। फिर उसने जेब से लाइटर निकाला और उसका शोला कोने में रखी एक मोमबत्ती के करीब किया। मोमबत्ती जल उठी। वो लाइटर रख के मुड़ा तो सामने किचन काउंटर पे नजर पड़ी। वहाँ बेरबल की बेकरी के केक्स के 2 डिब्बे रखे थे। उसने सवालिया नजरों से फैजी खानम को देखा। मैंने कहा था ना कि घर में बेकरी आइटम्स। ये बेरबल आपके लिए लाया था, वो जल्दी से बोली। माहिर के आबरू ताजुब से इकट्ठे हुए। फिर वो सुस्त रवि से चलता हुआ काउंटर तक आया। पहले डब्बे के ऊपर लिखा था, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए तो इस डब्बे को खोलिए। माहिर ने ढक्कन उठाया। अंदर फॉन्टेंट से बना एक चौकोर केक रखा था जो सुर्ख इमारत की हूबहू कॉपी था। उसके चेहरे पे मदन सी मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने दूसरा डिब्बा देखा। अगर प्रोजेक्ट मुस्तरद हो जाए तो इस डब्बे को खोलें। माहिर ने ढक्कन उठाया तो दूसरा केक नजर आया। वो एक इंसानी चेहरे की शक्ल का केक था।
मोमर कतरी बैंकर का चेहरा, जिसके दांत ड्रैकुला जैसे बने थे और आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे से हंस दिया, इडियट, और सर झटक के ढक्कन वापस गिरा दिया। ये 10 मिनट में मेरे घर से गायब होने चाहिए हैं। फैजी खानम को इशारा करके वो जेब से थरथराता मोबाइल निकालते हुए लॉन्ग रूम में वापस आया। एल शेप सोफे, ऊंची ग्लास वॉल के सियाह सफेद मखमली पर्दे और आतिशदान के करीब रखी सियाह विंग चेयर्स, सब उसे खामोशी से देखे गई। मोमबत्ती की मोम पिघल रही थी और सारे में कैक्टस फ्लावर और जेड लीफ की खुशबू फैल रही थी। ये नई मोमबत्ती थी जो उसने कल ऑर्डर की थी। उसकी खुशबू फैजी खानम के लिए नई थी। वाइट हेयर कॉलिंग। वो फोन हाथ में लिए सोफे पे बैठा और उसके बज के खत्म होने का इंतजार किया। मालिक उसे दोपहर से कॉल कर रहा था और वो इस वक्त मालिक से बात नहीं करना चाहता था। घंटी खामोश हुई तो मालिक का मैसेज मौसूल हुआ। वो अपार्टमेंट बिल्डिंग आई थी, वो जान गई है। अंग्रेजी के 2 अल्फाज ने सारी कहानी समेट दी। माहिर कर्ब से आंखें बंद की। ज़हन में घड़ी की टक टक पाकिस्तान आने के वक्त से बज रही थी। अभी नकारा बजा तो अभी बजा, और बिलाहिर वो बज उठा था। सब कुछ जल के राख हो गया था। यकीनन वो अब उससे नफरत करती होगी। हताई और कड़क चाय की खुशबू इस नफरत के आगे उसे भूल जाएगी। उसने सोफे पर टेक लगा ली और पैर लंबे करके मेज पर रख लिए। फिर छत से लटकते फानूस को देखने लगा। हर तरफ खामोशी थी। बिरबल बता रहा था कि फैजी खानम मेज पे पानी का ग्लास रखते हुए बोली। वो फानूस को देखते हुए सुने गया। उसका सारा स्टाफ बिरबल को खबरें पहुंचाता था कि अगर सिर्फ इमारत का रंग बदल देते तो ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता। वो ग्लास रख के सीधी हुई और नासमझी से उसे देखा। एक रंग ही तो है माहिर बे, आपने क्यों नहीं बदला? उसने फानूस को देखते हुए गहरी सांस ली। जिस जमाने में लियोनार्डो डिविंची ने मोनालिसा बनाई थी, आर्टिस्ट पोर्ट्रेट्स बनाते हुए अपने सब्जेक्ट का चेहरा संजीदा बनाते थे, क्योंकि एक पोर्ट्रेट बनाने में कई हफ्ते लग सकते थे। कोई इंसान हफ्तों तक मुस्कुरा के आर्टिस्ट के सामने नहीं बैठ सकता था। लेकिन डॉन्ची ने लीजा नामी अपनी मॉडल के लिए मौसीकार हायर किए जो इसे इंटरटेन करते थे, और वो मुस्कुराते हुए पोस्ट किए रखती थी। यूं उसने वो बनाया जो इस जमाने के लोग नहीं बनाते थे, ना पसंद करते थे। उसने मुस्कुराहट पेंट की। उसे आर्ट कहते हैं। मैंने फैजी खानम आर्ट बनाया था। मैं उसे एक बेवकूफ़ अरब बूढ़े के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने आपका डिज़ाइन रिजेक्ट करके आपको अफसुर्दा कर दिया है। फैजी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने मेहरबान मालिक के मूड को बेहतर करें। माहिर ने फानूस से नजरें हटा के उसे देखा। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अफसुर्दा हूँ? क्योंकि आप खामोश हैं। आपने 3 माह ज़ाया किए इस डिज़ाइन के पीछे। फैजी खानम, वो हल्का सा मुस्कुराया। गाल में घड़ा बना। मैं अफसुर्दा नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ यही कि कैफ को कैसे इस मसले से निकालेंगे। वो वक्तन परेशान थी। सोफे की पुर्ज से सर दिखाए उसने फैजी को देखा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वो कतरी बैंकर मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि हम इस्तांबुल वाले यूरोप की दूसरी आर्किटेक्ट फर्म से सस्ते हैं। हमें भी उसके नाम की ज़रूरत थी ताकि हमारा पोर्टफोलियो बेहतर हो। लेकिन वो सीधा हुआ और फिर उठ खड़ा हुआ। वो फैजी खानम से काफ़ी दराज था। वो गर्दन उठाए उसे देखने लगी। लेकिन जब उसने फैसला सुनाने के लिए मुंह खोला तो मैंने दुआ मांगी थी कि वो मेरा डिज़ाइन रिजेक्ट कर दें। फैजी खानम की लब हैरत से खुल गई क्योंकि उसने फैसला सुनाने से पहले मुझे एक महंगा मशवरा दे दिया था। ये इमारत कतर में काम नहीं करेगी। लेकिन वो मुस्कुराया दिल से। ये इस्तांबुल में काम करेगी। मैं इस इमारत को गलत जगह के लिए डिज़ाइन कर रहा था। यानी आप उसके इनकार से खुश हैं? माहिर ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन का लालच कब्र में जाके ही ख़त्म होता है फैजी खानम, और मुझे लालच आ गया है। वो मुस्कुराया तो गाल का गड़ा गहरा हुआ। मेरे आर्ट को कतरी क्यों बनाए? मैं खुद क्यों ना बनाऊं? वो तहय्युर से उसे देख रही थी। मैंने ना 3 माह ज़ाया किए हैं, ना ही एक पैसा। मैंने कतरी बैंक के पैसे पे मॉडल बनाया है। उन्होंने मुझे हर घंटे के लिए पे किया है। मैंने कहा ना, मैं अफसुर्दा नहीं हूँ। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे करूँगा। फिर उसने मोबाइल निकाला और एक कॉल मिलाई। वाज, मैंने तुम्हें करताल, इस्तांबुल का एक इंडस्ट्रियल इलाका में अपना कमर्शियल प्लॉट बेचने के लिए कहा था, लेकिन मेरा इरादा बदल गया है।
इस प्लाट को मार्केट से हटा लो, मेरे पास इस जगह को डेवलप करने का एक आइडिया है। वो अपने रियल एस्टेट एजेंट से फ़ोन पे बात करते हुए कमरे की तरफ जा रहा था। फैज़ी खानम गुमसुम सी उसे देखती जा रही थी। उसका मालिक वक्त और पैसा ज़ाया नहीं करता था जहाँ से उसे मुनाफे की उम्मीद ना हो। लाहौर के ग्लास टाउन नामी रेस्टोरेंट में इस सुबह मेहमानों का रश मामूल की तरह लगा था। अंग्रेजी नाश्ते और चाय कॉफ़ी की महक सारे में फैली थी। ऐसे में लॉन और बरामदे के दरमियान बनी शीशे की दीवार के साथ फर्श पे कशमाला बैठी थी, माथे पे सब्ज रुमाल बांधे। वो पेंट का सामान इतराफ में बिखराए ब्रश से शीशे पे आंसू बना रही थी, या शायद वो बारिश के कतरे थे। कोई शीशे की दूसरी तरफ से गुजरता तो शीशा गहरा हो जाता। लम्हे भर के लिए उसे अपना अक्स भी दिखाई देता। सब्ज रुमाल, चेहरे पे पेंट के 2 धब्बे, वही कमीज। एकदम से जहन में कदीम लाहौर की वो दोपहर ताज़ा होती। ग्लास टाउन के अंग्रेजी नाश्ते की महक पस मंजर में चली जाती और उसके दिलो दिमाग में हताई और कड़क चाय की खुशबू फैल जाती। उसने कस के आंखें मींची। मुझे कैफ के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने बारे में सोचना है। आंखें खोल के सर झटका और ब्रश से सुरमई पेंट मिक्स करने लगी। उसका चेहरा पैलेट पे झुका हुआ था। ब्रश की टिप पे पेंट लगा के उसने सर उठाया तो शीशे में अपना अक्स नजर आया। उसके पीछे कोई खड़ा था, स्याह चुगे में, माथे पे नारंगी रुमाल बांधे। उसने अपना गंदे मैले नाखूनों वाला स्याह हाथ माला के कंधे पे रखा। वो चीख मार के मुड़ी, ब्रश हाथ से गिर गया। घबरा के उसने इतराफ में देखा, वहां कोई नहीं था। करीबी मेजू पे मौजूद लोग मुड़ मुड़ के उसे देखने लगे। सॉरी, वो हाँफते हुए अंदाज में माजरत करती चीजें उठाने लगी। पेंट के चंद छींटे दीवार पे जा पड़े थे। वो जल्दी से उसे साफ करने लगी। फिर एक दफा दोबारा मुड़ के अपने इतराफ में देखा, वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उसे कंधे पे हाथ का दबाव वाज़िया महसूस हुआ था। उसका दिल अभी तक बुरी तरह धड़क रहा था। वो बार बार घबरा के दाएं बाएं देखती थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब मौजूद है, उस पे नज़र रखे हुए है। वो ज़ेरे लब आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। कबीरा सादान अपनी मरमरी स्टूडियो में खड़े ऐनक लगाए चंद आर्टिकल्स का जायज़ा ले रही थी। सामने मखमली डब्बों में जेवरात के मुख्तलिफ डिज़ाइन रखे थे। वो एक एक को गौर से देखती और आगे बढ़ जाती। कानों में हैंड फ्री लगे थे जिनमें फजी बेगम की परेशान आवाज़ गूंज रही थी। सुना है नगीना बीमारी के बावजूद ज़ियाद के साथ पाकिस्तान आ गई है। वो जल्द हुरे जहाँ के घर जाएगी, माला और ज़ियाद का रिश्ता तय करने लगता है ये वाला आमिल बाबा भी नाकाम हो गया। कबीरा ने मुस्कुरा के एक जुमुर्द का जुड़ाव कंगन उठाया और गौर से ऊंचा करके रोशनी में देखा। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये रिश्ता नहीं होगा, मुझे यकीन है, तुम देखती जाओ। वो बहुत एतमाद से कह रही थी, लबों पे मुस्कुराहट थी। उस सुबह से दोपहर तक माहिर अपने ऑफिस में काम करते हुए कई ही दफ़ा खिड़की में रखे कैक्टस को देख चुका था। वो मुरझाया हुआ लग रहा था, उसकी जड़ें कमज़ोर और रंग भूरा पड़ रहा था। शबनम 2 दफ़ा वजाहत दे चुकी थी, तीसरी दफ़ा पूछने पे वो बुरा मान गई। माहिर बे, मुझसे मीटिंग्स फिक्स करवा ले, डिनर्स अरेंज करवा ले, जो कहे मैं कर दूंगी, लेकिन मैं पौधों का ख्याल नहीं रख सकती। मैंने पौधे कभी नहीं रखे। आपके साथ रह रह के मैं भी मशीन बनती जा रही हूँ। मालिक उसे आज भी कॉल कर रहा था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता था। मालिक ने मैसेज करके कैफ जमाल की कारगुजारी माहिर को बता दी थी। कैफ की कज़िन सफूरा ने कैफ से मालिक का नंबर लेकर उसे कॉल की थी और उसे बुरी भली सुनाई थी। साथ ये भी बताया था कि उन्होंने कैफ से असले के ज़ोर पे जो काम करवाया है उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा, और ये कि वो लोग उसकी दोस्त के करीब ना आए तो बेहतर होगा। माहिर ने मालिक को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता रहा। वाय 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 वाओ, आवाज़ पे ही वो चौंका। बेरबल दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा था। उसका चेहरा तंजिया मुस्कुराहट से लबरेज था। घुंघरियाले बाल हवा से झूल रहे थे। मैं मसरूफ़ हूँ बी। कीबोर्ड टाइप करते माहिर ने सर उठा के उसे तकान से देखा। यकीनन मालिक उसे भी कैफ जमाल की कथा सुना चुका था। वाई बे, क्या कहा था मैंने तुम्हें माहिर फरीद? बेरबल उसके सामने आया और मेज़ पे हथेली रख के उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में मैंने कहा था ना वाली चमक थी। बी, मेरे पास वक्त नहीं है। उसने सख्ती से अपनी बात दोहराई। मैंने कहा था कि वो लड़का कैफ जमाल तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें विलन बना के पेश करेगा।
لیکن تم نے کیا کہا؟ بیربل میرا دماغ نہ خراب کرو اس وقت۔ تم نے کہا کہ بیربل ایک کیک بنانے والا آدمی ہے۔ بیربل ایک سنگل سورس آف انکم پہ گزارا کرنے والا آدمی ہے۔ وہ تن سے مسکراتے ہوئے اسے اس کے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ ماہر لب بنچے برہمی سے اسے دیکھے گیا۔ بیربل باپ کی دولت لٹانے والا آدمی ہے۔ بیربل کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے بیربل کی بات کیوں سنی جائے؟ پھر کون درست ثابت ہوا؟ ماہر نے انٹرکام اٹھایا اور دبا دبا سا کرایا۔ شبنم، نہیں ماہر بے، میری پوری بات سنیں۔ وہ میز پہ ہاتھ رکھے جھکا کھڑا تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ کیف جمال نے اسے کہا ہے کہ تم ایک گینگسٹر ہو۔ تم نے اسلحے کے زور پہ اس بیچارے کو مجبور کیا تھا۔ شبنم بھاگتی ہوئی اندر آئی اور بوکھلا کے ان دونوں کو دیکھا۔ ماہر نے بازو اٹھا کے اشارہ کیا۔ نکالو اس آدمی کو میرے آفس سے۔ نہیں، مجھے ذرا اپنے اسٹریٹ سمارٹ بھائی سے حساب کتاب تو کرنے دو۔ بیربل، چلو یہاں سے، ماہر کا موڈ پہلے ہی خراب ہے۔ شبنم نے اسے بازو سے تھاما اور باہر لے جانے لگی۔ بیربل کی نصیحت نہ سننے کا انجام دیکھ لیا، وہ بلند آواز میں کہتا جا رہا تھا اور شبنم اسے کھینچ کے باہر لا رہی تھی۔ ماہر نے ہاتھ جلا کے جاؤ کہا اور بدمزگی سے بڑبڑاتے ہوئے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، تم ویسے بھی میری سیکنڈ لاسٹ فیورٹ ہو۔ باہر نکال کے بیربل نے ہفکی سے اسے اپنا بازو چھڑایا، پھر کالر درست کیے، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکرا کے شبنم کو دیکھا۔ کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور یہ منظر دیکھتا، پھر اسے احساس ہوتا کہ اس کا کون سا بیٹا زیادہ اسمارٹ ہے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہارے کریڈٹ کارڈز کے بل بھی دیکھتا، جن میں وہ تمام تحفے درج ہوتے جو تم لڑکیوں کے لیے خریدتے ہو، وہ بھی ایک جیسے۔ کسی دن تمہاری ساری گرل فرینڈز ایک ساتھ بیٹھ گئی نا تو تم بچو گے نہیں۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم کیوں جلتی ہو؟ وہ مسکرا کے سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ شبنم پیر پٹک کے رہ گئی۔ وہ اسٹاف کے ہال کے سامنے سے گزرا تو کئی سر اٹھے، کئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ وہ سب کو مسکرا کے سلام کہتا آگے بڑھ رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ لفٹ سے چند افراد نکل رہے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹرالی تھی جن میں سرسبز پودوں والے گملے تھے۔ پودے؟ اس نے حیرت سے آبرو اٹھائی۔ ہاں، ماہر نے سارے آفس میں پودے لگانے کا کہا ہے۔ بیربل کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آگے بڑھنے لگا لیکن شبنم نے اس کو کونے سے واپس کھینچا۔ بل ادا کرو ماہر کا، وہ جو تم نے اپارٹمنٹ کا اور کار کا نقصان کیا تھا۔ بل؟ بیربل نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ابھی ادا کرتا ہوں، سود سمیت۔ بازو چھڑا کے وہ مسکرا کے آگے بڑھا۔ اس کا رخ کیفیٹیریا کی انچارج خاتون کی طرف تھا جو پودے ارینج کروا رہی تھی۔ آبلہ جم، پیاری آپا، مسکرا کے تابیداری سے انہیں روکا۔ وہ رکی اور اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ خوش آمدید بیربل بے۔ وہ اسے سر ہلا ہلا کے دعائیں دینے لگی۔ ماشاءاللہ، کیس سرسبز ہونے جا رہا ہے، وہ سراہتے ہوئے کہنے لگا۔ شبنم ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکوک نظروں سے بیربل کو گھور رہی تھی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ہاں، ماہر بے نے سارے آفس میں پودے لگانے کے لیے کہا ہے۔ جانتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی طرف جھک کے رازداری سے گویا ہوا۔ خاتون چونکنا ہوئی۔ شبنم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ آپ کے ماہر فرید جہاں چھٹیاں گزارنے گئے تھے، وہاں کی ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ کسی باغبان کی بیٹی ہے۔ اسی کو خوش کرنے کے لیے ماہر یہ سب کر رہا ہے۔ جہاں شبنم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہاں خاتون نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لمحہ شوق میں گزرا، دوسرے ہی لمحے وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے بولی، واقعی کوئی لڑکی ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، عشق اور مشق چھپائے تھوڑی چھپتے ہیں، ورنہ، وہ ہنس کے بولا، اس روبوٹ کو کون بدل سکتا ہے؟ بیربل، شبنم نے زور سے پیر پٹکا۔ بیربل مسکرا کے ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ اپنے باس کو میرا سلام کہنا۔ ایک آنکھ دبائی اور کندھے سے نادیدہ گرد چھاڑتا آگے بڑھ گیا۔ ساتھ ہی وہ زیر لب ہنستا جا رہا تھا۔ اور مانگے مجھ سے بل؟ آبلہ، شبنم نے پریشانی سے گویا ہوئی، یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹا ہے ایک نمبر کا، پلیز یہ بات آگے کسی کو نہ کہنا۔ توبہ توبہ، میں کیوں کہوں گی؟ مجھے علم ہے بیربل کی عادت کا۔ سمجھو اس نے بات کی ہی نہیں، اور ہونٹوں پہ زب لگانے کا اشارہ کیا اور بات دفن ہو گئی۔ وہ اسے یقین دلاتی آگے بڑھ گئی، البتہ چہرہ ایکسائٹمنٹ سے تمتما رہا تھا۔ شام سے پہلے یہ بات سارے آفس کو معلوم ہو چکی تھی۔ زیاد نے کہا تھا وہ اور نگینہ آنٹی اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے، اور وہ آگے تھے۔
उसने अपने कमरे की खिड़की से फ्रूट बास्केट्स और मिठाई के टोकरे अंदर जाते देखे थे, जैसे रिवायती खानदान में होता है। सब कुछ वैसे ही हो रहा था। खिड़की से उसने ज़ियाद का हाथ पकड़ के स्टिक के सहारे चलती नगीना आंटी को भी देखा था। वो पहले की निस्बत कमज़ोर और बीमार लग रही थी। माला ने यासिर से सोचा, क्या उनका दुश्मन एक ही था? वो जिसने उसकी माँ को बीमार किया, वही नगीना आंटी को बीमार कर रहा था। बीमार अल्लाह करता है, वही हंसाता है, वही रुलाता है। जादू तो बस एक सबब है। माही ने उसकी बात सुन के फौरन से तबसरा किया। माही का चेहरा इस वक्त उसके फ़ोन की स्क्रीन पर नजर आ रहा था। सिंगार मेज के आईने के सामने उसने फ़ोन सेट कर रखा था, यूँ कि वो माही को देख सकती थी और माही उसे। वो अपना अक्स देखते हुए तैयार हो रही थी। हल्के नम बाल शानों पे बिखरे थे, सब्ज आंखों पे बुरा लाइनर लगा था। दाएं बाएं चेहरा घुमा के चेहरे को गौर से देखा। एक पिंपल भी नहीं था। शुक्र। तुमने फैसला कर लिया? अभी थोड़ा ही फैसला सुनाना है। अभी तो वो रिश्ता मांगेंगे, फिर कुछ दिन बाद हम उन्हें जवाब देंगे। हमारी रिवायात भूल गई हो क्या? माला ब्रश से चेहरे पे फिनिशिंग पाउडर हल्का हल्का रही थी। उसने फिरोजी दुपट्टे के साथ हमरंग चिकनकारी की कमीज पहन रखी थी, जिसकी चूड़ीदार आस्तीनें थी। मगर तुम खुश हो ना माला? माही सोचते हुए उसे देख रही थी। आज खुश हूँ। वो अब चेहरे पे ब्लश लगा रही थी। रुखसार गुलाबी पड़ने लगे थे। जो भी हो रहा था उसे बुरा नहीं लग रहा था। माला, माही खनकारी, तुम्हें ज़ियाद पसंद था या? थूक निकला माहिर फरीद। माला की मुस्कुराहट गायब हुई। शौकी नजरों से स्क्रीन पे नजर आती माही को देखा। जाहिर है ज़ियाद, कैफ के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती थी। वो एक अच्छा कोलीग था, एक दोस्त की तरह। मुझे नहीं पता वो क्या था। वो झुंझुलाई, लेकिन जो वो था वो नहीं था। ज़ियाद कम से कम एक सच्चा इंसान है। जो नजर आता है वही है। तुम उसे अभी तक कैफ कहती हो, हालांकि उस कमबख्त का नाम माहिर है। माला ने जवाब नहीं दिया। वो अब कानों में फिरोजी पत्थरों वाले टॉप्स पहन रही थी। वैसे वो कमबख्त मिल जाए मुझे कहीं, मैंने उसका मुंह तोड़ दिया तो। माही, उसका जिक्र मत किया करो। वो मेरी जिंदगी से जा चुका है। अब मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तुम उससे नफरत करती हो माला, और नफरत का ताल्लुक इतना ही मजबूत होता है जितना मोहब्बत का। टॉप्स पहनते पहनते उसकी उंगलियां थम गई। फिर उसने सर झटका। माही, तुम उसको ना स्टॉक करोगी ना सर्च करके कोई मैसेज करोगी। अच्छा? उसे माही की आदत का इल्म था, इसलिए दोबारा तंबीह की। अगर कभी उसने तुमसे राब्ते की कोशिश की तो तुम जवाब तक नहीं दोगी। यूं ही एक डर सा था कि वो किसी दूसरे के जरिए माला से राब्ता करने की कोशिश करेगा। ये शायद उम्मीद थी। माही आगे से हंस दी। मुझसे राब्ते की उसने कोशिश की तो ऐसी तबीयत साफ करूंगी कि याद रखेगा। अमीर बाप का बेटा होगा अपने मुल्क में। मेरे हाथ लग गया ना किसी दिन। माही दांत किचकिचा के कह रही थी। उसे इस साइकोपैथ अमीर आदमी पे बहुत गुस्सा था, सिवाय एक के। उसे सारे अमीर आदमी बुरे लगते थे। लेकिन माला, तुम वाकई ज़ियाद से शादी कर लोगी? माही ने पुकारा। वो कुछ मुतज़ब्ज़ थी। माला जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे मेहमानों के पास जाना है। बात अधूरी रह गई। फिरोजी लिबास वाली लड़की ने आईने में अपना अक्स देखा और मुस्कुरा दी। फिर उसे अपनी खुशी पे हैरत हुई। वो वाकई बेहतर महसूस कर रही थी। कैफ पस मंजर में चला गया था। अब सिर्फ ज़ियाद था और उसके लिए ज़ियाद का बड़ा हुआ हाथ। वो सफ़ेद हील से चलती हुई बाहर आई तो लंबे बाल कंधे पे एक तरफ डाले हुए थे। बाहर लाउंज में सब बैठे थे। मोईद और माँ एक तख्त पे और सामने सोफों पे नगीना आंटी और ज़ियाद। उसे देख के वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। वो स्याह शलवार कमीज में मलबूस था, हमेशा की तरह टॉल, डार्क एंड हैंडसम, क्लीन शेव, हिफाजत से कटे हुए बाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट। नगीना आंटी भी मोहब्बत से उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा मजीद नहीफ हो गया था। वो तकलीफ में लगती थी। अभी तक उनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई थी। वो उनके सामने एक सिंगल सोफे पे बैठ गई, टांग पे टांग रख ली। माला के आने से पहले ही नगीना आंटी रिश्ते की बात कर चुकी थी। इससे पहले नगीना आंटी ने माँ से उसका रिश्ता आम बातचीत के दौरान मांगा था। इस बात को कहीं हफ्ते बीत चुके थे। अब वो पूरे चाह से आई थी और रिवायती खानदानों की तरह मोईद और माँ ने सोचने का वक्त लिया था। जब तक वो लाउंज में आई वो सब खानदान वालों की नॉर्मल बातें कर रहे थे। मौसम का हाल, किसके यहाँ क्या चल रहा है,
زیادہ تر خاموشی سے مسکراتا رہا اور وہ بھی بس نرمی سے مسکرائے گی۔ ان دونوں کو آپس میں بات چیت کی ضرورت نہیں تھی، بس خاموشی باتیں کرتی رہی۔ آج بہت عرصے بعد وہ کھل کے خوش ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ مالا کی ایپیسوڈ 5 کا پارٹ 3 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مالا کی ایپیسوڈ 5 کا پارٹ 4 اور ایپیسوڈ 6 کا بھی فرسٹ پارٹ انکلوڈ ہوگا۔ اگر ایپیسوڈ کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا پروناؤنسیشن میں کوئی مشکل وغیرہ پیش آئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اور ایپیسوڈ کے اینڈ پہ ایک بار پھر سے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔